ओके, तो पाइपलाइनिंग सबसे पहले पाइपलाइनिंग को समझने और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें पाइपलाइनिंग की ज़रूरत क्या है। ओके, तो पाइपलाइनिंग की हमें क्या ज़रूरत है कि हम चाहते हैं आज की डेट में आपके पास बहुत सारे हैवी टूल्स हैं, ठीक है। बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पे, डिफरेंट टूल्स पे आपको काम करना रहता है, ठीक है। उसके लिए आपकी सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ कि आपको सीपीयू की जो स्पीड है या परफॉर्मेंस है उसको आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो, ठीक है। इस इंक्रीज करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज यू कैन यूज फास्टर सर्किट्स। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जब आप i3 को i5 से रिप्लेस कर दीजिए, i5 को i7 से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब आप प्रोसेसर चेंज कर दीजिए, तो इस तरीके से आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। भाई जब आप प्रोसेसर हाई स्पीड प्रोसेसर यूज करेंगे तो इसका मतलब सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तब तो आपको कोई गुणा गणित लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरा तरीका क्या है कि देखो, अगर आप सर्किट पूरे पूरे सर्किट को रिप्लेस करेंगे तो यू हैव टू बियर अ कॉस्ट, ठीक है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव कि आपके पास आज एक हार्डवेयर है, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, आपको नए नए टूल्स पे काम करना है, तो अगले दिन आपको एक नया जो है सिस्टम परचेज करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर टाइम, टेक्नोलॉजी हर दिन इम्प्रूव हो रही है, तो आप इस ऑप्शन को हमेशा लेके नहीं, आज हमने खरीदा है एक लैपटॉप, ठीक है, उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ये कहें कि आज जो है 1-2 साल बाद हमें नए टूल्स पे काम करना है, मेरा सिस्टम कैपेबल नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो हम उसको रिप्लेस करके एक नया सिस्टम ले लें, चलो ये ठीक है। इसके बाद फिर मेरी ज़रूरतें बढ़ी, फिर हमें नए टूल्स पे काम करना है, तो ये हम कब तक करते रहेंगे, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, राइट। तो इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप फास्टर सर्किट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यू कैन अरेंज योर हार्डवेयर इन सच ए वे दैट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन कुड एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है, एग्जिस्टिंग हार्डवेयर को हम इस तरह से यूज करें या यूटिलाइज करें, अरेंज करें कि हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस को अचीव कर पाए, या फिर कह सकते हैं कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। देखो, परफॉर्मेंस तब आपकी इंक्रीज होगी, जो एक हिडन ट्रूथ है जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, कि परफॉर्मेंस आपकी तभी बढ़ सकती है जब आपका जो इंस्ट्रक्शंस है वो पैरेलल में एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन अगर होगा तभी आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। अब वो पैरेलल एग्जीक्यूशन कैसे आएगा? वो आएगा विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग कंसेप्ट, ठीक है। और दिस मेथड इज कॉस्ट इफेक्टिव, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। जैसे कि फास्टर सर्किट यूज करने के टाइम था, ऐसा भी नहीं है। अब ये जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। एंड पाइपलाइनिंग क्या है? पाइपलाइनिंग इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ existing circuits, okay, so that multiple instruction can execute simultaneously, right? पाइपलाइनिंग क्या है? इट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सर्किट। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम अपने हार्डवेयर को इस तरीके से अरेंज कर लें, इस तरीके से सेट कर लें कि हम जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट करा पाएं, ठीक। कैसे करेंगे ये आगे देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताना है, क्या है? ड्राइव थ्रू। ड्राइव थ्रू कैसे काम करेगा भाई? आपके पास एक है कार 1, कार 2 है, फिर कार 3 है, ठीक है। ये जो है एक फूड पैकेजिंग सिस्टम है एक बिल्डिंग पे, ठीक है। आप चाहे मैकडी समझ लो, चाहे डोमिनोज समझ लो, चाहे पिज्जा हट, जिसका जो फेवरेट है आप समझिए, ये वही बिल्डिंग है। और ये उनके लिए है जिन्हें फूड को पैक कराना है, ठीक है, जिन्हें वहां पे बैठ के खाना नहीं है, उन्हें क्या कराना है, हम ऐसे चलते रहे, हम अपना सामान पैक करा लें और निकल जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, जो टोटल वर्क है, देखो एक तरीका तो ये है कि ये बिल्डिंग है, इस पे एक सिंगल विंडो बनाया जाए। आप यहाँ पे आओ, खड़े हो जाओ, आप बताओ कि मुझे ये चाहिए, पेमेंट करो, उसके बाद ऑर्डर कलेक्ट करो, फिर जाओ। फिर दूसरा वाला तब तक वेट करता रहेगा। वो क्या करेगा? वो जब आपने सारा काम कर लिया तो वो चला जाएगा। फिर आप आओ, दूसरा पर्सन आएगा, वो ऑर्डर देगा, पेमेंट करेगा, ऑर्डर कलेक्ट करेगा, जाएगा। मतलब ये सीक्वेंशियल मेथड है, ठीक है। वी आर नॉट यूजिंग पाइपलाइनिंग, दिस इज नॉन पाइपलाइंड मैनर, राइट।
दूसरा तरीका क्या है, ये है कि भाई हमारे पास, हम कह रहे हैं कि अगर हम ये एक ऐसा स्टॉल चला रहे हैं जो कि फूड से रिलेटेड है, या पैकेज, मतलब आप फूड पैक करके दे रहे हैं या कुछ कर रहे हो, तो कोई भी सामान है, अगर आप हम ऐसा चाहते हैं कि इसको हम डिवाइड कर दें विंडो में, ठीक है, ताकि एग्जीक्यूशन हमारा परफॉर्मेंस फास्ट हो जाए, ठीक है। जैसे अभी तक जो पर्सन जा रहा है वो विंडो को ऑक्यूपाई करके रख रहा है लगातार, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम इस वर्क को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि भाई हमने 3 अलग अलग विंडो बनाई। फर्स्ट विंडो जो है, इस पे आप ऑर्डर को प्लेस करोगे, सेकेंड विंडो पे आप पेमेंट करोगे, थर्ड विंडो पे ऑर्डर को कलेक्ट करोगे और उसके बाद एग्जिट हो जाओगे। तो ये कैसे काम करेगा, देखो, कार 1 आई, ये ऑर्डर प्लेस करने गया, ठीक है। अभी तो ये तो फर्स्ट विंडो है, अभी तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे कार 1 ने ऑर्डर प्लेस किया, जब ये पेमेंट करने जाएंगे तो जो कार 2 है, ये कार 2 कहाँ पहुंच जाएगी, ये विंडो 1 पे पहुंच जाएगी, ठीक है। अभी कार 3 वेट करता रहेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही कार 1 पेमेंट करके ऑर्डर कलेक्ट करने जाएगा, कार 2 कहाँ पहुंच जाएगा, पेमेंट करने पहुंच जाएगा, और कार 3 देखेगा कि विंडो 1 फ्री है, ऑर्डर वाली विंडो, तो कार 3 यहाँ पे लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस एक सिंगल सिस्टम में 3 लोगों का काम चल रहा है, पैरेलल वर्क हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया है, उसी सीक्वेंस, हमने कुछ अलग से नहीं किया, यहाँ पे हमने जो सीक्वेंशियल वाला था, हमने 3 अलग लोगों को लगा रखा था कि एक जो है ऑर्डर लेगा, एक पेमेंट कलेक्ट करेगा, एक ऑर्डर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कस्टमर को। लेकिन हमने उसके लिए सिंगल विंडो प्रोवाइड की थी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने अलग अलग विंडो दे दी, और इससे हमें फायदा क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि एक टाइम पे आपके पास तीनों कार का जो काम है साथ में हो रहा है। एक ऑर्डर को कलेक्ट कर रहा है, एक पेमेंट कर रहा है, और एक ऑर्डर को प्लेस कर रहा है। इस तरीके से आप पैरेलल प्रोसेसिंग को यहाँ पे इन्वॉल्व कर ले रहे हो, ठीक है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? अब अगर मैं इसका ये देखूं कि भाई क्या फर्क पड़ रहा है, कि भाई आप कह रहे हो मैम, आप कह तो रहे हैं कि ऐसा करने से परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, क्या प्रूफ है? भाई इसको हम एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं कि इससे हमें फायदा क्या हो रहा है। फायदा ये है बेटा, देखो, सिंपल सी बात है कि जब आप, अगर हम माने कि हर एक विंडो पे 1 मिनट लगता है, ठीक है, हर एक पर्सन का या हर एक काम करने में 1 मिनट या 1 सेकंड मान लेते हैं, 1 सेकंड मान लेते हैं, चलो। तो कार 1 आएगा, अगर हम नॉन पाइपलाइंड मैनर पे है, तो कार 1 आएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, पेमेंट करेगा, उसके बाद ऑर्डर को रिसीव करेगा, ठीक है। तब तक कोई और अपना काम नहीं कर सकता। सेम इसी तरह जब कार 2 आ जाएगा, तो ऑर्डर प्लेस करेगा, पेमेंट करेगा, रिसीव करेगा, और इस पूरे प्रोसेस में अगर 3 लोग हैं तो टोटल टाइम कितना आ रहा है, 9 मिनट्स, एंड एवरेज टाइम फॉर एवरी कार इज 3 मिनट, ठीक है। मान कि हर एक कार 3 मिनट लगभग ले रही है, मतलब हर एक पर्सन के वर्क को कंप्लीट होने में 3 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक, ओके। अब अगर मैं यही पाइपलाइंड मैनर में देखूं, पाइपलाइंड मेथड देखूं, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, कार 1 आया, ठीक है, ऑर्डर प्लेस किया, अभी तो फर्स्ट विंडो पे है, ओके। अब जैसे ही कार 1 पेमेंट करने जाएगा, पी लिखा हुआ है ना, जैसे ही कार 1 पेमेंट करने जाएगा, कैसे मतलब सेकेंड स्टेज में जाएगा, जो आपका C2 है ये क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करने लगेगा, क्योंकि ऑर्डर वाली विंडो फ्री हो गई, ठीक। और इसके बाद जैसे ही कार 1 रिसीव करने जाएगा, ऑर्डर कलेक्ट करने जाएगा, वैसे ही जो कार 2 है ये क्या करेगा, पेमेंट करने लगेगा, और ये जो ऑर्डर वाली विंडो है ये फ्री हो जाएगी। तो कार 3 क्या है, यहाँ पे ये कार 3 क्या करने लगेगा, ऑर्डर प्लेस करने लगेगा, ठीक है। और इसका काम कंप्लीट हो गया, ये सिस्टम से बाहर निकल गया, यहाँ से एग्जिट हो गया, ठीक है। अब कार 2 जो है जब ऑर्डर को रिसीव कर रहा होगा, तो कार 3 क्या करेगा, पेमेंट करेगा, ठीक है। कार 2 ने अपना ऑर्डर रिसीव किया और एग्जिट हो गया, ठीक। और उसके बाद कार 3 ने पेमेंट किया है, तो भाई रिसीव भी करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं था, मैंने गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे रिसीव कर लिया, ठीक है। अब इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है, एक ये जो रिसीव कर रहा है 1 2 3 4 5, टोटल टाइम 3 कार थी, ठीक है। और हमें 3 स्टेजेस हम यूज कर रहे थे, टोटल टाइम हमें लग रहा था 5 मिनट्स, और एवरेज टाइम अगर हम निकालें तो ये एवरेज टाइम हो जाता है 1.6 मिनट। तो आप सोच सकते हैं कि परफॉर्मेंस कितनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नीड ऑफ पाइपलाइनिंग, ठीक है, कि हमें पाइपलाइनिंग की जरूरत क्यों है। अब
उन्हीं चीज़ों के को हम थोड़ा डेफिनेशन के टर्म में, टेक्निकल टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बता दूं कि पाइपलाइनिंग आप तब नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते जब सारी चीज़ें मिली हुई हैं। जैसे आपने फेच यूनिट, डिकोड यूनिट, एग्जीक्यूट यूनिट, राइट यूनिट, जब ये सारे मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है, तब आप पाइपलाइनिंग नहीं यूज कर सकते। पाइपलाइनिंग को लाने के लिए आपके पास ये जो पूरा सिस्टम है, इसे आपको स्टेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। स्टेजेस में कैसे डिवाइड करेंगे? हम कहेंगे कि भाई हमें फेच, जो मतलब वो सारे हार्डवेयर जो मिलके फेच की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं वो एक साथ हो जाए, ठीक है। जो डिकोड कर रहे हैं, डिकोडर कर रहा है, डिकोडर अलग हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो ऑपरेंड फेच कर रहा है वो अलग हो जाए, एग्जीक्यूट जो कर रहा है वो अलग हो जाए, और उसके बाद जो रिजल्ट को राइट कर रहा है वो अलग हो जाए। मतलब हमें जो है, जो हमारा हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर को, उसको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, उसके बेसिस पे हम उसे क्या कर रहे हैं, स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसे आप सेगमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता देती हूँ, बाकी चीजें आपको मैंने नीड ऑफ पाइपलाइनिंग में बता दिया है। सो पाइपलाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ arrangement of hardware elements of CPU such that its overall performance is increased, right? हम फिर से वही बात कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने हार्डवेयर को इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं ताकि हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाए। और कैसे कर रहे हैं, हम अपने हार्डवेयर को हर एक एलिमेंट की एक्टिविटी के बेसिस पे स्टेजेस में डिवाइड कर ले रहे हैं। जैसे सब कुछ पहले कंबाइंड था तो एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल हो रहा था। अब हमने क्या किया है, फेच के लिए अलग हो गया, डिकोड के लिए अलग हो गया, एग्जीक्यूट के लिए अलग हो गया, राइट के लिए अलग हो गया, ऑपरेंड फेच के लिए अलग हो गया। तीन ही चीज़ों को हम स्टेज, हमने इसे नाम नहीं दिया है, हम कह रहे हैं कि अपने हार्डवेयर को हम स्टेजेस में कर ले रहे हैं डिवाइड, ठीक है। S1, S2, S3, S4, ठीक। अब जो स्टेज 1 है, ये जो भी प्रोसेस करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको S2 को देना होगा, ठीक है। तो इसके बीच में, हर एक स्टेज के बीच में हम एक रजिस्टर का यूज कर रहे हैं जिसे आप लैच भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है। जैसे S1 ने जो रिजल्ट दिया वो पहले इस रजिस्टर में स्टोर होगा और फिर रजिस्टर इसे फॉरवर्ड कर देगा स्टेज 2 को, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे जितने भी स्टेजेस हैं, इन्हें हम एक सिंगल क्लॉक से कनेक्ट करके रख रहे हैं, ठीक है। और मैंने फिर से पहले भी बताया है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि पाइपलाइनिंग इज द ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव स्टेजेस। अगर आपने अपने हार्डवेयर को स्टेजेस में डिवाइड नहीं किया है, ठीक है, तब आप कभी भी पाइपलाइनिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब पाइपलाइनिंग को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पाइपलाइंड एग्जीक्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेस टाइम डायग्राम, ठीक है। सो लेट्स कम टू एन एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि हमें कहा गया है कि आपको एक प्रोग्राम दिया है, ठीक। प्रोग्राम में है 8 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। प्रोग्राम इज व्हाट? प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब आप सब कुछ जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रोग्राम जो है 8 इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करके रख रहा है, ठीक है। और हर एक इंस्ट्रक्शन 5 स्टेजेस से होके गुजरेगा, ठीक है। मतलब इंस्ट्रक्शन कंप्लीट तब होगा जब वो 5 फेजेस से होके गुजरे। हमने उसे नाम भी दे दिया है कि भाई स्टेज 1 जो है इंस्ट्रक्शन फेच है, स्टेज 2 डिकोड है, स्टेज 3 एग्जीक्यूट है, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेज 4 मेमोरी एक्सेस है, स्टेज 5 जो है वो राइट बैक है, ठीक है। तो हमारे पास 5 स्टेजेस हैं। आपको ये भी दिया जा सकता है कि आपका लोड इज इक्वल टू 8 इंस्ट्रक्शन, तब भी आपको यही समझना है कि आपका जो प्रोग्राम है, या आपको पाइपलाइन्ड प्रोसेसर में 8 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है। कभी लोड दिया रहेगा, कभी प्रोग्राम दिया रहेगा, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज स्पीड अप, व्हाट इज एफिशिएंसी, एंड हाउ मच क्लॉक टाइम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि लेट कि 1 स्टेज रिक्वायर 1 क्लॉक साइकिल,
ठीक है, मतलब एक स्टेज को कंप्लीट होने में एक क्लॉक साइकिल लग रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो, सबसे पहले आप ड्राइव थ्रू वाला ये जो एग्जीक्यूशन मैंने बताया था, इसको मत भूलिएगा और इसको भी मत भूलिएगा। देखो जैसे हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे चलेंगे। अब यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन, इसलिए हम स्पेस टाइम डायग्राम में रिप्रेजेंट करें। मैंने बताया था ना, यहाँ पे स्टेजेस रहेंगे, नीचे नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स रहेंगे। तो हमने नीचे क्या मेंशन किया है, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स, और ये आपके स्टेजेस है। ठीक है, अब हम इंस्ट्रक्शन 8 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है हमें, तो हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन बनाएगा। ठीक, इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 ही आएंगे। ओके, इंस्ट्रक्शन बनाया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 1 पहले स्टेज 1 पे आया। ठीक है, जब इंस्ट्रक्शन 1 का काम कंप्लीट हो जाएगा स्टेज 1 पे, तो ये स्टेज 2 पे जाएगा। ठीक, जब ये स्टेज 2 पे आया इंस्ट्रक्शन 1, तो स्टेज 1 फ्री हो गया। अब ये तो कोई काम कर नहीं रहा है, तो इंस्ट्रक्शन 2 क्या करेगा, दौड़ के आएगा स्टेज 1 पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन 1 का काम स्टेज 2 पे कंप्लीट होगा, या कहाँ जाएगा, ये आएगा स्टेज 3 पे। और ये स्टेज 3 पे आएगा तो स्टेज 2 खाली हो जाएगा, तो इंस्ट्रक्शन 2 कहाँ पे आ जाएगा, स्टेज 2 पे आ जाएगा। ठीक है, स्टेज 2 पे ये आ जाएंगे, तो इंस्ट्रक्शन 3 को दिखेगा कि भाई स्टेज 1 जो है ये तो फ्री है, तो ये क्या करेंगे, अब ये एग्जीक्यूट होने लगेंगे। ठीक है, आके अपना स्टेज 1 ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इंस्ट्रक्शन 1 जो है, जैसे ही ये स्टेज 4 पे आएगा, जो इसके पीछे जो इसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन है, ये कहाँ पे आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन सॉरी स्टेज 3 पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब I2 स्टेज 3 पे आएगा, I3 जो है स्टेज 2 पे आ जाएगा। पहले ये क्या कर रहा था, ये फेच करा रहा था, स्टेज 1 पे था, तो I3 को दिखा कि स्टेज 2 फ्री है, तो ये क्या करेगा, I3 पे आ जाए, मतलब स्टेज 2 पे आ जाएगा। अब स्टेज 1 फ्री हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेज 1 पे आ जाएगा। इसके बाद जो आपका स्टेज 5 है, ये इंस्ट्रक्शन 1 स्टेज 5 पे आएगा। ठीक है, तो इसके साथ इंस्ट्रक्शन 2 जो है स्टेज 4 पे, इंस्ट्रक्शन 3 स्टेज 3 पे, इंस्ट्रक्शन 4 स्टेज 2 पे, और जो इंस्ट्रक्शन 5 है वो स्टेज 1 पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, और जैसे ही इसका काम कंप्लीट हुआ, अब जो इंस्ट्रक्शन 1 है वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, मतलब इस कार ने अपना ऑर्डर ले लिया, ये निकल गई। अब जैसे ही ये बाहर निकल गया, अब ये फ्री हो जाएगा, तो इंस्ट्रक्शन 2 आएगा। इंस्ट्रक्शन 2 यहाँ पे एग्जीक्यूट होने लगेगा, तो जो इसको फॉलो कर रहे हैं, ये इसके जिस स्टेज पे ये रहा होगा वहां पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो पाइपलाइंड प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई अगर हम इसे पाइपलाइंड मेथड से एग्जीक्यूट कराएं तो कितना टाइम लगेगा, और अगर इसे हम नॉन पाइपलाइंड मेथड से एग्जीक्यूट कराएं तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है कि स्पीड अप क्या है। ठीक है, अगली चीज आपसे पूछी जाती है कि एफिशिएंसी क्या है। ओके, तो देख लेते हैं। हमने पहले ही बताया था कि हमारा अजम्पशन है कि 1 स्टेज रिक्वायर 1 क्लॉक साइकिल। ऐसा देखो, अजम्पशन है, ऐसा हमेशा होता नहीं है। जैसे अगर सिंपल ऑपरेशंस हैं, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ये एक क्लॉक टाइम में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा बताया जाता है कि स्टेज 1 रिक्वायर 2 क्लॉक साइकिल्स, स्टेज 2 रिक्वायर 2 क्लॉक साइकिल्स, स्टेज 3 रिक्वायर 5 क्लॉक साइकिल्स। इस तरीके से आपको चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, तो जब जैसा रहेगा आपको वैसा करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, तो अभी हम क्या करें, सिंपल लेके चल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि 1 स्टेज रिक्वायर 1 क्लॉक साइकिल। ओके, तो अगर इंस्ट्रक्शन नॉन पाइपलाइंड मेथड को फॉलो कर रहे हैं हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगेगा, 5 क्लॉक साइकिल्स, राइट। तो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में 5 क्लॉक साइकिल्स लगेंगे, और इसके बाद आपका जो टोटल क्लॉक टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 इंस्ट्रक्शंस है, एक इंस्ट्रक्शन को 5 क्लॉक साइकिल्स लग रहे हैं, तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 40 क्लॉक साइकिल्स, राइट। तो ये हमारा हो गया 40 क्लॉक साइकिल्स। तो नॉन पाइपलाइंड मेथड को अगर हम यूज करें तो हमें कितना क्लॉक टाइम चाहिए होगा, 40 क्लॉक टाइम, मतलब 40 क्लॉक साइकिल्स चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं पाइपलाइंड पे। तो इसको थोड़ा सा दिमाग को, बुद्धि को बिल्कुल खोल के रखना। ठीक है, तभी समझ पाओगे। इसका जो है टोटल क्लॉक साइकिल फाइंड करने का फॉर्मूला है k+n-1। ठीक, अब ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है ये समझने की बात है, आपको इसे रटना नहीं है, आपको इसे समझना है कि मैम ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है। आप कैसे कह रहे हो कि टोटल क्लॉक साइकिल आप इससे फाइंड कर लोगे। तो देखो, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें,
या आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी, फिर से प्रीवियस के लिए भी देख लेंगे जब हम ड्राइव थ्रू की बात कर रहे थे, तो ये क्या कह रहा है कि देखो जो इंस्ट्रक्शन 1 है, जो पहला इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 5। ठीक, 5 क्लॉक साइकिल्स इसको लग रहे हैं इंस्ट्रक्शन 1 को कंप्लीट होने में, और नंबर ऑफ स्टेजेस कितने हैं, 5। तो कभी भी जब आपका जो पाइपलाइंड प्रोसेसर होता है उसमें जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है, तो जो सिर्फ पहला इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट होने में पूरे 5 क्लॉक साइकिल्स लगते हैं। ठीक है, और ये 5 क्या है, उतना टाइम लगेगा जितने आपके पास स्टेजेस हैं। ठीक है, अगर आप 4 स्टेज यूज कर रहे होते तो इस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में 4 क्लॉक साइकिल्स लगते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा के, पहले इंस्ट्रक्शन के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, के मींस नंबर ऑफ स्टेजेस। पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में आपको उतने क्लॉक साइकिल्स लगेंगे जितने आपके प्रोसेसर में स्टेजेस हैं। ठीक है, यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है 5 स्टेजेस थे और इंस्ट्रक्शन 1 कब आउट हो रहा है, आफ्टर 5 क्लॉक टाइम। इसके बाद के इंस्ट्रक्शन, अब आपके मन में आएगा कि क्या मैम उनको 5 क्लॉक साइकिल्स नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं लेकिन पैरेलल में। पैरेलल में मतलब जैसे जब इंस्ट्रक्शन 1 वाला क्लॉक टाइम चल रहा था तभी इंस्ट्रक्शन 2, जब ये डिकोड हो रहा था तभी ये फेच हो रहा था, मतलब एक टाइम पे 2 काम हो रहे थे। जब ये जो है एग्जीक्यूट हो रहा था तो ये डिकोड हो रहा था और ये फेच हो रहा था, मतलब पैरेलल में हो रहा है, तो ये टाइम नहीं काउंट किया जाएगा। अब आप अगर देखेंगे, आप ये देखना है कि भाई अगला इंस्ट्रक्शन कब आउट हो रहा है। देखो, जैसे ही पहला इंस्ट्रक्शन निकलता है उसके बाद हर क्लॉक टाइम पे एक एक इंस्ट्रक्शन बाहर आ रहा है। I2 को, अब इस हिसाब से अगर देखा जाए, I2 को कितना टाइम लगा I1 के बाद, 1 क्लॉक साइकिल। I3 को कितना लगा, 1 क्लॉक साइकिल। I4 को कितना लगा, 1 क्लॉक साइकिल। देखो फिर से मैं बता रही हूँ, I1 के बाद देखना, I1 का 5 क्लॉक साइकिल हम ले चुके हैं ना, अब I1 के बाद I2 को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, एक एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, 1 क्लॉक साइकिल। I2 के बाद I3 को निकलने में कितना टाइम लग रहा है, एक एक्स्ट्रा क्लॉक टाइम लग रहा है। तो हम कह रहे हैं आपके पास पहला जो इंस्ट्रक्शन था उसके लिए कितना टाइम लग गया, जितने आपके पास स्टेजेस थे, मतलब के। ठीक है, और उसके बाद जितने इंस्ट्रक्शन है, मतलब पहला ये मतलब 8वें के पहले वाले के लिए कर लिया, बाकी जितने 7 है उनको कितना टाइम लगेगा, एक एक, तो टोटल कितना हो जाएगा, n-1। n-1 क्यों है, क्योंकि एक वैल्यू, टोटल n इंस्ट्रक्शंस है, एक के लिए आपको k स्टेज लग रहे हैं। ठीक है, तो बाकी के लिए तो सिर्फ एक लग रहा है ना, तो जितने इंस्ट्रक्शन थे -1 आपको उतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम इज k प्लस n-1, k फॉर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, और रिमेनिंग को सिर्फ एक क्लॉक साइकिल लग रहा है बाहर निकलने में, तो इसलिए हम कह रहे हैं n-1। सो टोटल k स्टेजेस एंड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन n। ठीक है, टोटल n थे n-1, क्योंकि पहले वाले के लिए k स्टेजेस ऑलरेडी मान चुके हैं। ठीक है, तो अगर इसके लिए अगर आप कैलकुलेशन करें कि k क्या है, k की वैल्यू हो गई 5 और n-1, n कितना था 8 - 1, 7 5 12। तो अगर आप पाइपलाइंड मेथड को फॉलो करें तो टोटल क्लॉक साइकिल्स कितने चाहिए हमें, 12। आप यहाँ से भी देख पा रहे हो, देखो डायग्राम में भी है ये 12। ठीक है, तो 8 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में आपको 12 क्लॉक टाइम लग रहा है, और इसी से हमने ये फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। अब इसको आप कहीं पे भी फिट कर सकते हो, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा तो आप इस फॉर्मूला पे वैल्यूज को रखोगे और आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये जानना है कि पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टोटल टाइम लगेगा, उसके बाद बाकी को सिर्फ एक एक लगेगा, तो जितने इंस्ट्रक्शन है एज इट इज वैसे रख दो। ठीक है, तो हमने निकाल लिया भाई टोटल क्लॉक साइकिल क्या हो गए, फॉर पाइपलाइन 1 इज 12। ठीक है, तो नॉन पाइपलाइंड के केस में 40 क्लॉक साइकिल्स लग रहे थे, और जब आपने पाइपलाइंड प्रोसेसर यूज किया तो आपको 12 क्लॉक टाइम लग रहा है। ठीक है, अब स्पीड अप का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अप का फॉर्मूला है नॉन पाइपलाइन क्लॉक टाइम और पाइपलाइन। तो नॉन पाइपलाइन में 40 क्लॉक टाइम लग रहा है, क्लॉक साइकिल, और पाइपलाइन में 12 क्लॉक साइकिल्स लग रहे हैं, तो हमारा जो स्पीड अप हो जाएगा वो 3.3। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जो आपका पाइपलाइंड प्रोसेसर है वो नॉन पाइपलाइंड के कंपैरिजन में 3 गुना फास्टर है। ठीक है, स्पीड अप ये बता रहा है। ठीक है, तो स्पीड अप का फॉर्मूला है नॉन पाइपलाइन बाई पाइपलाइन। अब नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी
आपको यहाँ से स्पेस टाइम डायग्राम से बताना पड़ेगा कि एफिशिएंसी कह रहा है कि ये जो आप स्पेस टाइम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, आप इसका फॉर्मूला है यूज्ड ब्लॉक फ्रॉम दिस स्पेस टाइम डायग्राम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, यहाँ पे मेरे पास 12 क्लॉक साइकिल्स हमने यूज किया है, ठीक है, और हर एक क्लॉक साइकिल में कितना है, 5 स्टेजेस हैं, तो 12 पंचे 60, 12 5 जा 60, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 60 है। और कितने यूज हो रहे हैं, कितने यूज हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 5 जा 40, 5 स्टेजेस में 8 इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, तो टोटल हमने काउंट कर लेना। अगर मैंने जो है ऐसे समझ लिया है, आप इसे काउंट कर लीजिएगा। इस पूरे स्पेस में वो स्पेस जहां पे आपने लिखा है I1 I2 I3, ये आपका है यूज्ड ब्लॉक्स, ठीक है। सो ये हमारे हैं 40 और टोटल ब्लॉक्स है 60, तो हमारा जो एफिशिएंसी या यूटिलाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, 40/60, दैट इज 2/3। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पाइपलाइनिंग पूछा जाएगा, तो दिस स्पीड अप, okay, number of clock time for pipelined and non-pipelined, efficiency or utilization, these things are very important, and this is all about pipelining. Okay, in case you are having any doubts, तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करो फटाफट।